2024 का चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी के पास दो हथियार होना सबसे ज्यादा जरूरी है, नेतृत्व और नैरेटिव, मतलब लीडरशिप और विमर्श। जिसके पास ये दोनों हथियार होंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और इन दोनों ही पैमानों पर नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से कोसों आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारा पूरा दिन आजकल यहीं संसद भवन के बाहर विजय चौक पर बीतता है। तमाम पार्टियों के नेताओं से बात होती है और कैमरा बंद होते ही मोदी के विरोधी भी यही मानते हैं कि 24 का चुनाव तो नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। कोई आंकड़ा 300 प्लस बताता है, कोई 350 बताता है, लेकिन अहम बात यह कि 250 से कम कोई नहीं बताता। ऐसा क्यों है, यह हम आपको बताएंगे। अब आप इसी संसद सत्र को ले लीजिए, नैरेटिव गढ़ने की क्षमता क्या होती है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 13 दिसंबर की घटना, संसद की सुरक्षा में चूक, 2 लड़कों ने लोकसभा के चेंबर में छलांग लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैरान थे, उनको लग रहा था इतनी बड़ी चूक हो गई, विपक्ष के हाथ इतना बड़ा मौका आ गया। लेकिन कैसे बीजेपी ने यह मौका विपक्ष के हाथ से लिया और उसी के सर पर खड़ा कर दिया। आज बातें क्या होती हैं कि कैसे विपक्ष के नेता ने, टीएमसी के सांसद ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, एक किसान नेता का अपमान किया, जाटों को नाराज कर दिया, राहुल गांधी ने वीडियो क्यों बनाया, राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी पड़ रही। तो विमर्श पूरी तरीके से बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया है और यही नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। राहुल चौधरी बनने चले थे, चीयर लीडर बनकर रह गए। राहुल वीडियो बनाने चले थे, वीडियो अपलोड करके वायरल कराने चले थे, मगर राहुल की बोलती ही बंद हो गई। राहुल की जुबान पर नो कमेंट वाला ताला लग गया। बीजेपी ने राहुल को जोकर, कैमरामैन, न जाने क्या क्या कह दिया। ऊपर से ममता बनर्जी ने भी राहुल पर यह कहकर बाउंसर फेंक दिया। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। क्या राहुल भूल सुधार नहीं करते? एक गलती के बाद दूसरी गलती कर बैठते हैं। वो दूसरी बार कैमरे पर आए जरूर, पहले आगे आए, एमपीज बैठे हुए थे, फिर पीछे भागे, थोड़ा तो न्यूज़ फिर आगे आए, दिखा दिया था, फिर पीछे भागे। नो कमेंट से कमेंट पर लौटे, मगर यहां भी वही कहने लगे, वो वीडियो तो अभी भी मेरे फोन में है। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। तो क्या राहुल की एक वीडियो रिकॉर्डिंग से 24 में जाटलैंड का पूरा समीकरण बदल गया है? क्या 4 राज्यों में 40 लोकसभा सीटों को प्रभावित करने वाला जाट फैक्टर अब पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ जा चुका है? डिटेल्स आगे देंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी ने कैसे राहुल के वीडियो रिकॉर्डिंग वाले ब्लंडर को 24 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया है। जोकर, नकलची, कैमरामैन, मोदी की पार्टी ने राहुल का नया नामकरण कर दिया है। 24 का टोन कुछ इस तरह सेट किया है। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी,
वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है। कैमरामैन। चुनाव कैसे लड़ा जाता है, पब्लिक के बीच जीत कैसे मिलती है? पब्लिक परसेप्शन से। लेकिन कांग्रेस ने तो मानो ठान लिया है कि पब्लिक के बीच परसेप्शन बनानी नहीं, बिगाड़नी है। संसद के दोनों सदनों से शोर शराबा करने वाले 143 सांसद सस्पेंड हुए। मोदी विरोधी नारे फिर भी नहीं रुके। इस बीच हेडलाइन क्या बनी? टीएमसी के एक सांसद की यह मिमिक्री, राहुल की यह वीडियोग्राफी। पहले दिन राहुल का कैमरा ऑन हुआ, दूसरे दिन इंडी अलायंस वालों ने शूटिंग शुरू कर दी। विरोधियों की गाली गलौज बुधवार को भी नहीं रुकी, ठहाकों का सिलसिला भी चलता रहा। इंडी अलायंस के नेता संजय राउत ने तो उपराष्ट्रपति के अपमान में ह्यूमर तक ढूंढ लिया है, उसे कलाकारी कहना शुरू कर दिया है। संजीव कैरियर की, संजीव कैरियर की, संजीव कैरियर की, संजीव कैरियर की। देखिए, कल्याण बैनर्जी ने कहा है ये एक कला है, कला के तौर पर देखिए। मगर 24 में राहुल को साइडलाइन करने वाली ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट दिया। ममता ने इशारों इशारों में राहुल को इमेच्योर नेता कह दिया। डायरेक्टली नाम लेकर कहा, अगर राहुल उस मिमिक्री का लुत्फ न उठाते, वीडियो न बनाते, तो कल्याण बनर्जी भी कूद कूद कर एक्टिंग न करते। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाली भीड़ में राहुल सीनियर नेताओं में से एक थे। सोचिए, सोनिया गांधी होती तो वो शायद इस तरह वीडियो रिकॉर्ड न करती। खरगे होते तो शायद वो भी वीडियो न बनाते। ममता भी ये काम न करती। मगर राहुल ने तो वो काम किया ही, साथ ही साथ जाट वोट बैंक की सियासत करने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने भी यहां राहुल का ही साथ देना शुरू कर दिया। तो क्या राहुल की नॉन सीरियसनेस देखकर ही इंडी अलायंस की मीटिंग में ममता ने 24 के लिए खरगे का नाम आगे कर दिया? ममता के बयान के बाद शुरुआत में राहुल कैमरे की साइड में दिखे, फ्रंट में नहीं आए। और जब आए तो पहले जुबान सिले, फिर मोदी पर ही टूट पड़े। उपराष्ट्रपति के अपमान को डिफेंड किया और एक दूसरा ही टेप ऑन कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कि वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है। ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान को सिर्फ राहुल ने डिफेंड नहीं किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कैमरे पर आकर उसमें एक नया एंगल फिट कर दिया।
ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि मैं तो एक दलित हूं, तो क्या मैं ये कह दूं कि दलित होने की वजह से मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद अपना ही फैक्ट चेक कर लिया, क्योंकि ये वही खड़गे हैं जो कल संसद के भीतर खड़े होकर कहते थे कि मैं दलित हूं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देते, मेरा अपमान करते हैं। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उस पर प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया। यानी जब बात अपने सम्मान की हो तो मोदी विरोधी संसद के भीतर शोर मचाते हैं, और जब बात उपराष्ट्रपति के अपमान की निंदा करने की हो तो उल्टे यहां भी माहौल ही बनाते हैं। दूसरे दिन भी इंडी अलायंस के सांसद सीढ़ियों के पास खड़े होकर वीडियो ही बनाते रहे। सबूत के तौर पर आरजेडी के सांसद मनोज झा की यह तस्वीर देखिए। कल राहुल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो आज मनोज झा ने कैमरा ऑन कर रखा था और यह वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर ट्रेंड कर रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी कोरियोग्राफी होती है जिसमें मोदी के सारे विरोधी इकट्ठे आकर बैठते हैं, पीछे पोस्टर लेकर खड़े होते हैं, उसमें लोकतंत्र बचाव वाला टेक्स्ट फिट करते हैं और कैमरे पर आकर मोदी को टारगेट करते हैं। जो सस्पेंशन किया शशि थरूर जी ने बिल्कुल कहा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र की माँ कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब तो माँ को बीमार कर दिया आपने। माँ बीमार चल रही है, इस बीमार माँ को तीमारदारी की जरूरत है। और हम जैसे सांसद जिनको आप सस्पेंड करते हैं, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर तरीके हमको सुनने के काबिल नहीं है, हमारे पास क्या विकल्प? क्या प्लेकार्ड पहली बार दिखाया गया इस देश में? सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, 52 से लेके अब तक क्या बना रहे हैं आप इसको। आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कत्ल करने का की सुपारी ले ली और वो आप कर रहे हैं। आपको प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। आपको मुबारक हो मोदी जी, आप इस देश को सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल की तरफ ले जा रहे हैं और आप सोचते हैं आप ताली बजवाते रहेंगे। तालियां कब गालियों में तब्दील हो जाए शायद उन्हें पता है। न राहुल ने वीडियो बनाने के लिए कैमरे पर माफी मांगी और न उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके उनका मजाक उड़ाने वाले टीएमसी के सांसद ही अपने व्यवहार पर खेद जता रहे हैं। Anyone's name. I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha. It's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. सवाल है कि ऐसे वीडियो बनाकर वायरल कराने के लिए कैमरे पर आकर मेरे मोबाइल में वीडियो है वाला डायलॉग बोलने के लिए राहुल को ट्यूशन कौन देता है? राहुल को कौन समझाता बुझाता है? जवाब राहुल के करीबी जयराम रमेश के टाइमलाइन पर है, जो अपनी प्रोफाइल पर मोदी के पुराने वीडियो घुमाते हैं। कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के पास वही वीडियो पहुंच जाता है। अपमान वाले एजेंडे में जबरदस्ती मोदी को फिट किया जाता है। मोदी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के लिए कुछ अच्छा भी बोले तो भी विरोधी उसमें एजेंडा ढूंढ कर लाते हैं और इसके लिए भी बीजेपी के लोगों वाले वीडियो ही फैलाते हैं। मोदी ने कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाया, उनकी मिमिक्री नहीं की,
संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई। मोदी ने नाम लेकर किसी विरोधी की मिमिक्री भी नहीं की। पब्लिकली कभी भी हामिद अंसारी के लिए भी अपशब्द नहीं कहे। मगर उपराष्ट्रपति धनखड़ का मजाक उड़ाकर देश के जाटों को नाराज करने वाली कांग्रेस अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर चुकी है। माफी मांगने को रेडी नहीं है। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा, पोस्टर लगा कि मैं दलित हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं। चलेगा ये देश? कहा कभी ये कि मैं एक जाट के खिलाफ बोल रहे हैं? मिमिक होता है, जिसको जो समझना समझ लेते हैं। मिमिक तो मिमिक होता है, किसी को नाम पे तो नहीं कहा गया कि वहां किसी भाषण पे तो नहीं किया गया कि मैं मिमिक कर रहे हैं। क्यों बात बनाना चाहते हैं ये लोग? चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये दोनों उनके चेहरे पर नजर आती है। हार से बौखलाहट और हार की बौखलाहट। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। कि जब ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसको कैजुअल लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का अपमान, इसको कैजुअल लेना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये एम्प्लीफाई कैसे होता, ये कैसे देश के सामने आता है, देश इसका नोटिस कैसे लेता है। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्तर राजनीति का हो गया है। वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो ऐसे एक्ट करके, यानी कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जब उनको आलोचना करनी चाहिए थी इस एक्ट की, राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे थे। ये दिखाता है कि क्या विपक्ष, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या विपक्ष मानसिक संतुलन खो चुका है? राहुल भले ही कैमरे पर उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी न मांगे, इधर उधर बात घुमाएं। ममता भले ही कल्याण बनर्जी के व्यवहार को कैजुअल बताकर पल्ला झाड़ें, लेकिन इतना तो तय है, इंडी अलायंस को लग गया है कि उनसे बहुत भारी गलती हो गई है। तभी तो ममता ने खुद को कल्याण बनर्जी से अलग कर लिया। जब वो अपने सांसदों के साथ पीएम से मिलने पहुंची तो कल्याण बनर्जी का नाम होने के बावजूद उन्हें लेकर नहीं गई। रही बात कांग्रेस की, तो पवन खेड़ा का यह ट्वीट पढ़िए। पहली लाइन से ही क्लियर है, राहुल के ब्लंडर पर कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। और यह इसलिए है क्योंकि मोदी को नैरेटिव बनाना आता है, हवा का रुख अपनी ओर मोड़ना आता है। मोदी ने यह कैसे किया, अब ये देखिए। सुबह सुबह मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन मिला दिया। फोन के कॉल के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति का ट्विटर पर मैसेज आ गया। देखते देखते लोकसभा स्पीकर ने भी ट्वीट करके बिना नाम लिए राहुल को टारगेट किया और करीब करीब उसी समय देश की राष्ट्रपति ने भी कड़े शब्दों में उपराष्ट्रपति के अपमान पर विपक्ष को मर्यादा में रहने की नसीहत दे दी। राहुल ने तो उधर मोबाइल से वीडियो बनाया, मगर इस तरफ मोदी और मोदी की पार्टी ने संसद के भीतर और बाहर राहुल की पूरी रील ही रिलीज कर दी। और पहला हमला किसी और ने नहीं, खुद उपराष्ट्रपति ने किया। उसे सीधे सीधे किसानों और अपनी जाति के अपमान से जोड़ दिया। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई,
किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। और उपराष्ट्रपति का अपमान करने वालों के खिलाफ माहौल बनने लगा। असर जगह जगह दिखने लगा है। कांग्रेस ही नहीं, अब तो पूरे के पूरे इंडी अलायंस के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है और इसका एक पॉलिटिकल मतलब भी है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में कम से कम 40 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां सीधे सीधे जाट वोट बैंक का प्रभाव है। 2019 के चुनाव में इन सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जाट प्रभावित सीटों पर बीजेपी ने 2014 में भी मैक्सिमम सीटें जीती थी। 10 साल में जाट मोबिलाइजेशन का ही असर है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के बावजूद 22 के यूपी चुनाव में वेस्टर्न यूपी में सीटों के लिहाज से बीजेपी ही सिंगल राज्यस पार्टी थी। 2014 में बीजेपी ने इसी वेस्टर्न यूपी की सभी 9 की 9 लोकसभा सीटें जीती थी। जाटों में बीजेपी का वोट शेयर 77% हो गया था। 2019 के चुनाव में वेस्टर्न यूपी की 9 में से 8 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती और तब जाटों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 91% हो गया था। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में तो करीब करीब 50% जाट वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। इस वक्त अलग अलग इलाकों में जाट समुदाय जिस तरह राहुल और इंडी अलायंस पर भड़का हुआ है, उससे तो अब यही लग रहा है कि 24 में कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी के प्रति जो असम्मान दिखाया गया, उनकी जो इंसल्ट की गई, उनकी मिमिक्री, उनको जो खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न किया गया, और टीएमसी के जो सदस्य थे श्री कल्याण बनर्जी, और उस पर उसी का जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं श्री राहुल गांधी, उन्होंने उसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग किया, और ये दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई किसान का बेटा या कोई जाट समाज का ओबीसी का कोई सदस्य जो है इस उपराष्ट्रपति जैसे पद पर ऊपर पहुंचे। ये इन लोगों की मानसिकता दर्शाता है। न केवल वो, लेकिन को राज्यसभा के अंदर कल राजीव शुक्ला ने जो बोला कि ये सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम है और इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, ये इनकी मानसिकता दिखाता है। क्या राहुल गांधी को रेस से बाहर करने के लिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया और अरविंद केजरीवाल ने भी झट से कह दिया कि हाँ, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही करनी चाहिए। एक झटके में सोचिए कितना बड़ा खेल हो गया। जब इंडिया अलायंस बना था उस वक्त पीएम पद के उम्मीदवारों के तौर पर 4 ही नाम चला करते थे। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, खुद ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन एक दिन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई और झट से नाम सामने आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे का, और तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा पूरी तरीके से बदली हुई। अब उनकी टाइमलाइन पर राहुल फॉर पीएम ये हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा है। ना नीतीश न राहुल गांधी, दोनों पब्लिक के बीच डिस्कशन से गायब हो गए। अब ये खेल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया है, ये हम आपको बताएंगे। और जानने वाले बताते हैं कि जब ये नाम उछाला गया उस वक्त राहुल गांधी का रिएक्शन और नीतीश कुमार की झुंझलाहट दोनों देखने लायक थी। प्रधानमंत्री की रेस से राहुल गांधी आउट, खड़गे इन। कुर्सी के इस खेल के पीछे का असली खेल क्या है? 2024 में मोदी को हराने के लिए जब इंडी अलायंस बना था तब प्रधानमंत्री पद के 4 दावेदार थे: राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन दिल्ली में इंडी अलायंस की चौथी बैठक में सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी का पत्ता काटने की चाल चल दी गई। चाल ममता बनर्जी ने चली और केजरीवाल ने उसका पुरजोर समर्थन किया। हाँ किया था, और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, में ऐसी बातें हाँ क्या है, और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है,
तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता ने इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के फेस की रेस में खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर एक तीर से कई शिकार किए। गांधी परिवार को सत्ता के केंद्र से बाहर रखना, नीतीश समेत बाकी दावेदारों की रेस से छुट्टी करना और बंगाल में बीजेपी विरोधी वोट बैंक पर कब्जा करने की मंशा। लेकिन ममता की हां में हां मिलाने से अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा है? केजरीवाल की हिंदी पट्टी के 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। राहुल गांधी की दावेदारी को खारिज कर केजरीवाल दोनों राज्यों में कांग्रेस को और कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली में मुस्लिम और दलित वोट बैंक की लड़ाई भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस कमजोर हुई तो दिल्ली पंजाब में दलित मुस्लिम वोट बैंक केजरीवाल की ओर शिफ्ट कर सकता है। गांधी परिवार के साइडलाइन होने से नॉर्थ इंडिया में केजरीवाल को अपनी पार्टी के विस्तार में आसानी होगी। केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली दोनों राज्य कांग्रेस से ही छीने हैं। राहुल को खारिज कर और खड़गे के नाम पर मुहर लगाकर केजरीवाल ने 24 में ही नहीं 29 में भी उनकी दावेदारी खारिज करने की चाल चल दी है। कि खड़गे जी को आप लोग चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, क्या सोच है इसके पीछे, और क्या इसके लिए कांग्रेस से पूछा गया था क्या? नहीं, देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल बैठक के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मेरे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया है। बेहतरीन नाम है, शानदार नाम है, और आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। मुझे लगता है कि उनसे देश और इंडिया गठबंधन उनके अनुभव का बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इसके काबिल नहीं थे? अब ये सवाल क्या है, या आप लोग चाह रहे हैं कि राहुल फेस ना हो? इंडिया गठबंधन के भीतर जब बैठेंगे सब लोग, फिर चर्चा करेंगे। बड़ी सरल सी बात है, जितने भी घटक दल हैं, मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं। बल्कि वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी सभी साथी जो हैं उनको अपना अध्यक्ष, अपना नेता मानते हैं। तो मुझे लगता है बहुत। राहुल गांधी के नाम पर राघव चड्ढा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। 2019 के नतीजों के आधार पर कांग्रेस इस बार भी गठबंधन में ज्यादा सीटें चाहती है। पंजाब ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का प्रभाव 2-3 सीटों तक ही सिमटा हुआ है। 2019 में बीजेपी होशियारपुर और गुरदासपुर सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने संगरूर सीट से खाता खोला था। पंजाब में केजरीवाल कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए वही सीटें छोड़ना चाहते हैं जहां बीजेपी मजबूत है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। कांग्रेस और केजरीवाल दोनों शून्य पर हैं। दिल्ली में केजरीवाल 4-3 पर समझौता कर सकते हैं, क्योंकि यहां मोदी मैजिक से टक्कर लेना मुश्किल है। राहुल को खारिज करने और खड़गे को आगे करने के पीछे ममता और केजरीवाल का लॉजिक दलित प्रधानमंत्री का है। इसमें भी दोनों अलायंस से ज्यादा अपना भला देख रहे हैं। अब जरा देश का दलित फैक्टर समझ लेते हैं। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें SC/ST के लिए 131 सीट रिजर्व हैं। SC सीट 84 है, जबकि ST सीट 47 है। - 2014 से रिजर्व सीटों पर बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। 2014 में बीजेपी ने 67 SC सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 13 सीट मिली थी, जबकि ममता की तृणमूल कांग्रेस 12 सीटें जीती थी। 5 साल बाद मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों ने दलित वोट बैंक को और बीजेपी की तरफ ला दिया। इसका फायदा 2019 में बीजेपी को मिला। 2019 में बीजेपी ने 77 SC रिजर्व सीटें जीती थी।
कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट मिली, जबकि दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती को सिर्फ 2 एससी सीट मिली। अब सवाल है कि मोदी ने कांग्रेस और मायावती से कैसे दलित वोट बैंक को छीना। इसके लिए आरएसएस के सामाजिक समरसता मंच ने ग्राउंड पर काम किया और मोदी ने दलित हितों वाली योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इनमें आवास योजना, शौचालय, समग्र शिक्षा अभियान, जिसके तहत 10,000 आवासीय विद्यालय बनाए गए, 1 लाख से ज्यादा एससी एसटी के बच्चों को दाखिला दिलाया गया। इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी को 2014 में 24% एससी वोट मिले, जो 2019 में बढ़कर 34% हो गए, मतलब सीधा 10% का जंप। इंडी गठबंधन खरगे के जरिए दलित वोट पर दांव खेलना चाहता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में खरगे का असर नहीं है। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। 2024 में इंडिया अलायंस का दावा क्यों कमजोर माना जा रहा है? जिन खरगे पर ममता केजरीवाल दांव खेल रहे हैं, वो 5 साल पहले ही मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। दरअसल 2019 में कर्नाटक के गुलबर्गा से खरगे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। 2009 और 2014 में खरगे वहां से जीत चुके थे। 2019 में खरगे फेवरेट थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक रैली ने पूरा पासा पलट दिया। खरगे ने बाद में खुद स्वीकार किया कि आरएसएस और मोदी की वजह से वो चुनाव हारे। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। ममता और केजरीवाल के दांव से इंडी गठबंधन के कई चेहरे अभी से मुंह फुलाए बैठे हैं। उनमें लालू यादव और नीतीश भी हैं, जबकि अखिलेश ने चुप्पी साध रखी है। खरगे के लिए यूपी की गांठ खोलना ही टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अंदर खाने चर्चा है कि राहुल गांधी यूपी में मायावती को भी गठबंधन में लाना चाहते हैं। राहुल अमेठी और रायबरेली में इसका फायदा देख रहे हैं, जबकि अखिलेश ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं जिसमें मायावती हो। मतलब इंडी अलायंस में मायावती की एंट्री हुई तो अखिलेश आउट होंगे। इसकी वजह 2019 के नतीजों में छिपी हुई है। जब अखिलेश और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे, अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट है, जबकि 22% दलित वोट है। माना जा रहा था ये गठबंधन यूपी में मोदी की राह मुश्किल कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 2019 में यूपी में मोदी के एनडीए अलायंस को 51% वोट मिले, अखिलेश और मायावती के अलायंस को 39% वोट मिले, बीजेपी प्लस को 64 सीटें मिली, एसपी को 5 सीटें मिली, बीएसपी को 10 सीटें मिली, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। बीएसपी का दलित वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लिहाजा एसपी की हालत वैसे ही है जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। शिवपाल यादव तो एक कदम आगे निकल गए और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन?
देखिए, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें।